नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। डेंगू फैल रहा है और कोरोना की दस्तक शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिन से इंदौर में और मध्य प्रदेश में आंकड़ों का विश्लेषण ये बता रहा है कि कोरोना की आहट शुरू हो चुकी है। चीन में, रूस में और दूसरे देशों में लॉकडाउन लगना शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है वहां तीसरी वेव आ चुकी है। पूरे देश के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या शने शने बढ़ रही है। त्योहार सिर पर है, त्योहार शुरू हो चुके हैं। हाल ही में दशहरा और नवरात्र गया है, दीपावली आने वाली है। बाजारों में रेलम पेल है, अपरंपार भीड़ है और हम थोड़े से लापरवाह भी हैं। मास्क लगाना भूल गए हैं, हाथ धोना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंस रखना छोड़ दिया है और ये सब कारण है कि शायद तीसरी लहर आ सकती है। इसी तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी मौजूद हैं। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी होम्योपैथी का बहुत बड़ा नाम है और इंदौर को जिस वजह से जाना जाता है पूरे देश में, उसमें डॉक्टर ए.के. द्विवेदी भी एक वजह है, क्योंकि होम्योपैथी का जब बात आती है तो इंदौर के डॉक्टर द्विवेदी का जिक्र जरूर होता है। वे मध्य प्रदेश से अकेले ऐसे सदस्य हैं जो केंद्रीय अनुसंधान परिषद होम्योपैथिक के आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एकमात्र सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश को उनकी वजह से गौरव हासिल हुआ है। बहुत सारे असाध्य रोगों पर सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं। अप्लास्टिक एनीमिया पर या कैंसर पर या कोरोना पर उन्होंने लगातार लंबे समय तक काम किया है, इलाज किया है। लाखों की तादाद में उनसे लाभ पाने वाले मरीज पूरे देश भर में हैं। डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर द्विवेदी, कोरोना पे आने से पहले मैं आपसे डेंगू की बात करूंगा। डेंगू भी लगभग देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा की संख्या इंदौर में डेंगू मरीजों की हो गई है। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा लोग डेंगू के मरीज हैं और इस बार का डेंगू बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। क्या डेंगू से निपटने में होम्योपैथी कारगर है? प्रतीक जी, अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू के लिए सबसे अच्छी दवा ही होम्योपैथिक में है और समय समय पर सोशल मीडिया से या आप लोगों के प्रेस और टीवी के द्वारा होम्योपैथिक का जिक्र होता रहता है। होम्योपैथिक में एक यूपेटोरियम परफोरेंडम नामक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एज ए प्रिवेंटिव भी काम करती है और एज ए क्यूरेटिव भी काम करती है। मतलब जिसको नहीं हुआ है अगर वो ये दवाई का सेवन करे तो वो उसके संक्रमण से बच सकता है, और जिसको हो गया है, जिसका डेंगू पॉजिटिव है, जिसको प्लेटलेट की संख्या कम हो गई है, उसको हम लोग दवाई दे करके होम्योपैथी मेडिसिन से प्लेटलेट एक दिन में 40,000 60,000 बढ़ जाते हैं। हमारे पास पेशेंट प्लेटलेट्स तो डेंगू में भी कम होती है जी, और प्लास्टिक एनीमिया में भी कम होती है। क्या अंतर है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके पहले कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दें, ये भी जानना चाहता हूँ कि डेंगू खतरनाक क्यों है, डेंगू जानलेवा क्यों है, और क्या डेंगू के बारे में एक परसेप्शन, एक अवधारणा या मिथक ये बन गया कि जब तक अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे ठीक नहीं होंगे? प्रतीक जी, आपके क्वेश्चंस तो बहुत ही लाजवाब होते हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के बड़े प्रिय होते होंगे, क्योंकि दर्शकों के तरफ से ऐसा लगता है कि आप पूछते हैं कि डेंगू जानलेवा क्यों है। बिल्कुल सही बात है। डेंगू जानलेवा बुखार इसलिए है क्योंकि जैसे ही मरीज को डेंगू होता है तो हमारे शरीर का जो प्लेटलेट है वो कम हो जाता है, और जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, इसलिए उसको हीमोरेजिक फीवर बोलते हैं। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम है शरीर में से ब्लीडिंग को रोकना, लेकिन जब 1.5 लाख से कम प्लेटलेट हो जाएगा और लगभग 10,000 के नीचे आ जाएगा तो शरीर के किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है। उसको नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, जो आप अप्लास्टिक एनीमिया की बात की अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, आंख से ब्लीडिंग हो जाती है, यूरिन में ब्लड आ जाता है, स्टूल में ब्लड आ जाता है। तो अगर आपका 10,000
5000 से कम या 1000 से कम प्लेटलेट्स है तो आपको वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका 40-50 हज़ार प्लेटलेट है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ हार्म नहीं होता है। घर पे भी लोग ठीक हो रहे हैं और हमने कई मरीजों को घर पे ठीक किया हुआ है। ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। कोरोना जैसा डेथ डेंगू में नहीं होती, जरूरत नहीं है। आप हाँ 40-50 हज़ार पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, दवाई लेते हुए बिल्कुल ठीक हो सकते, 20,000 प्लेटलेट्स ना हो जाए। यस, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जो मैंने आप सवाल जी, प्लेटलेट अप्लास्टिक एनीमिया का और डेंगू का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। डेंगू में केवल प्लेटलेट्स कम होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसका नॉर्मल रहता है और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है। लेकिन जब अप्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे तो अप्लास्टिक एनीमिया एक बोन मैरो का डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम है। बोन मैरो की खराबी के कारण से उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है और प्लेटलेट के साथ साथ उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो जाती है। जब तीनों सेल्स कम हो जाते हैं तो हम उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। केवल आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ही नहीं, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो मरीज बाहर से आते हैं, इंदौर के बाहर से आते हैं, सभी राज्यों से आते हैं, लगभग दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, बिहार से, झारखंड से, मरीजों का 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और प्लेटलेट 2000 से 5000 होता है। कई मरीज तो ऐसे आते हैं जिनके रिपोर्ट्स लेकर के उनके परिजन आते हैं और उनका प्लेटलेट केवल 1000 होता है। वो लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, एम्स में, पीजीआई में या सीएमसी वेलूर में, और उनका प्लेटलेट की मात्रा जो है बहुत कम होती है। रोज प्लेटलेट चढ़ाया जाता है फिर भी शरीर में प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। और ऐसे मरीजों को जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उनको काफ़ी लाभ हो जाता है। धीरे धीरे उनको 4-6 महीने दवाई लेने के बाद प्लेटलेट नहीं चढ़ाना पड़ता है और लगभग 1.5-2 साल अगर वो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे काउंट्स नॉर्मल की ओर आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। और ऐसे कई मरीज जिन्हें पूर्व में डॉक्टरों ने बोला था या अस्पताल के लोगों ने बोला था कि ये 4-6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, आज जिंदा है। बिल्कुल, बोन मैरो की खराबी के पेशेंट्स वो आज जिंदा हैं, पूरी तरह से नॉर्मल है, न उनको दूसरी दवाई लेनी पड़ रही, न होम्योपैथी दवाई लेनी पड़ रही। डॉक्टर साहब, आप बहुत वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक हैं, लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं। मैं आपके अनुभव से ये चीज़ जानना चाहता हूं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? देखिए प्रतीक जी, जो आप बोल रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है या नहीं आने वाली है, इसका सटीक जवाब नहीं दिया जा सकता है जब तक कि हम मार्च अप्रैल मई का वो फेज नहीं क्रॉस कर जाते हैं। जब तक मार्च अप्रैल मई 2022 हम देख नहीं लेते हैं तब तक ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कोरोना की लहर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरी बात बोलिए तो मेरा कहना यह है कि हम लोग अगर सावधानी रखेंगे और होम्योपैथी की जो आर्सेनिक एल्बम जो हमारी आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन एडवाइजरी जारी किया था उसको लेते रहेंगे तो इस संक्रमण से बच सकते हैं। मैंने कोरोना के पहले चरण में और सेकंड जो अटैक था उसमें काफी बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन जिन लोगों ने आर्सेनिक एल्बम का सेवन किया था उनको कोरोना हुआ नहीं, बहुत भारी तादाद में, और अगर हुआ भी तो बहुत ही ना के बराबर हुआ और वो घर में ही ठीक हो गए। ऐसे ढेर सारे मेरे पास केसेस हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक 70% जिनके फेफड़े प्रभावित हो गए थे, लंग्स प्रभावित हो गए थे, उनको आपने घर में रखकर ही ठीक कर दिया होम्योपैथी के जरिए। किस तरह के अनुभव आपको रहे? प्रतीक जी, जिस मरीज की आप बात कर रहे हैं वो लगभग 25 से 27 दिन इंदौर के एक बड़े अस्पताल में एडमिट था। एडमिट होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो गया तब भी उसको चलने में दम भरता था, श्वास की परेशानी होती थी, खांसी होती थी। जब सीटी स्कैन कराया गया तब पता चला कि उसका 75% लंग काम अभी भी नहीं कर रहा है। मतलब अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया लेकिन लंग जो खराब हो गया था, जो डैमेज हो गया था, वो काम करना वापस चालू नहीं हुआ। तब हमारे पास आए, उज्जैन के निवासी थे और पुलिस में जॉब करते थे, टीआई थे। तो हमने जब उनका सारा देखा, रिपोर्ट्स वगैरह, सीटी स्कैन और उनकी परेशानी देखा तो उसके आधार पे हमने होम्योपैथिक दवाई दिया और 1 महीने होम्योपैथिक दवाई देने के बाद उन्होंने बोला कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गए हैं। फिर हमने वापस उसी संस्थान से जहां से उन्होंने पूर्व में सीटी स्कैन कराया था वहीं पर सीटी स्कैन भी कराया और सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। कहने का मतलब ये है कि 1 महीने होम्योपैथिक दवा लेने के बाद मरीज भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और वो बात सीटी स्कैन में कन्फर्म भी हो गई। जो लोग बोलते थे कि होम्योपैथिक इलाज
इलाज के लिए इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको मैं ये समझाइश देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अगर हम बीमारी की स्टेज को समझते हैं तो दवाई का डोज कितना देना है, रिपीटेशन ऑफ डोज कितना देना है, वो डिसाइड होता है। उससे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को कट शॉर्ट किया जा सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि होम्योपैथी दवाई बहुत लंबा लेना होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। होम्योपैथिक दवाई बहुत कम समय में ही मरीजों को ठीक करती है, बशर्ते डॉक्टर को ये समझना ज़रूरी है कि उसको कितना बीमारी है, कितना उसको डोज की ज़रूरत है और कितना रिपीटेशन ऑफ डोज की ज़रूरत है। ये समझना दवाई सिलेक्शन करने से ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर द्विवेदी, ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कोरोना फर्स्ट फेज भी आपने देखा, सेकंड फेज भी आपने देखा, बहुत क्रिटिकल मरीजों का आपने इलाज किया, वो अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दूसरा, कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स, मैं इस पर एक बात आपकी टिप्पणी चाहूँगा। और मैं तो एक और सवाल आपसे नया करना चाहता हूँ, लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत सही बात है। क्या हुए दोनों? प्रतीक जी, मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि आपके जो सवाल होते हैं उसकी तो तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती है। वो ऐसा लगता है कि जन सामान्य का सवाल है। अगर मैं लॉकडाउन के साइड इफेक्ट की बात करूं तो लॉकडाउन का जो साइड इफेक्ट है वो सबसे बड़ा डर है। अब पब्लिक दोबारा तीसरी बार लॉकडाउन के लिए जाना नहीं चाहता है। जैसे ही लॉकडाउन की बात होती है हर वर्ग डर जाता है कि हे भगवान, हे ईस्ट, अब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसको तो लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की सीमा बढ़ती चली गई, लोगों ने लगा कि इस लॉकडाउन से हमें कभी निजात मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और जो मरीज आते थे वो इतना डरे रहते थे कि साहब हमारी दुकान वापस एस्टेब्लिश होगी कि नहीं, हमारा बिजनेस वापस एस्टेब्लिश होगा कि नहीं हुआ। तो लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था वो था डर, फियर। और कोरोना का भी सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट था वो था डर। और ये फियर जो है दिमाग पर असर डालता है, बहुत असर डाला, अवसाद का मरीज बनाता है, अवसाद से पहले उसको नींद आना बंद हो गया। जैसे कोरोना खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा जो मरीज है वो नींद नहीं आने की शिकायत लेके आए कि हमको तो नींद ही आना बंद हो गया। कई सारे ऐसे मरीज आए जिनको चेस्ट पेन, मतलब ऐसा एक्चुअल चेस्ट पेन नहीं, उनको बस डर के मारे, यस, एंजाइटी लगता कि बिल्कुल ऐसा लगा कि एंजाइटी, चेस्ट पेन हो रहा है। और जो कोरोना के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं उसके तो अनगिनत साइड इफेक्ट, मतलब कोरोना के बाद लोग पैरालिसिस लेकर के आए मेरे पास, जो डर के कारण उनको GERD और हाइटस हर्निया हो गया। वो एंड बच्चे हाइटस हर्निया लेकर के आ गए। कोरोना के पास पहले बिल्कुल ठीक थे, बाद में उनकी एसिडिटी बढ़ गई, जांच कराया तो उसमें हाइटस हर्निया आ गया, GERD आ गया, वो लेकर के आए, एंग्जाइटी लेकर के आए, फियर लेकर के आए, स्लीपलेस लेकर के आए। उसके अलावा बाल तो बहुत सारा, बाल तो मतलब सबके, मेल्स के भी और फीमेल्स के भी, दोनों ही पेशेंट रोज आते हैं कि कोरोना के बाद हमारे बाल झड़ने लगे। दम भरना, कमजोरी और खांसी ये अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा जो आपको भी शायद जीता जागता प्रमाण में भी मुझे भी दम भरता है, थोड़ा सा चलता हूं, आप थोड़े दिन होम्योपैथी लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो शायद लोगों को कम पता होगा साइड इफेक्ट, उसमें एक साइड इफेक्ट है यूरिनरी कंप्लेंट्स बढ़ गई। लोगों को बार बार यूरिन जाने की हाजत होने लग गई, यूरिन पूरा नहीं हो रहा है, यूरिन में जलन होने लग गया, रुकावट होने लग गया। मतलब ये एक साइड इफेक्ट जो है, मुझे लगता है कि जो बहुत सारा उन लोगों ने दवाइयाँ खाया, दवाइयों के भी साइड इफेक्ट है। जो एक जो स्टेरॉइड दिया गया खास तौर पे रेमडेसिविर के नाम पर या दूसरे नाम पर दवाइयां दी गई, जिसकी जो मर्जी आई वो दिया। तो दवाइयों के भी साइड इफेक्ट थे जो अब लोगों को दिखने लगे। एक्चुअली दवाइयों के साइड इफेक्ट तुरंत नहीं दिखते हैं, थोड़े समय बाद दिखते हैं, तो वो अब लोग लेकर के आ रहे हैं। तो जितना लोग कोरोना से नहीं परेशान थे, मोटापा वो तो स्टेरॉइड के बाद बढ़ता ही है। मतलब स्टेरॉइड अगर लेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वो तो स्टेरॉइड का सबसे कॉमन फीचर्स है। अगर स्टेरॉइड फेस देखना है तो आपको यहाँ पे लोगों का ऐसा बढ़ जाता है। स्टेरॉइड मून फेसिस के नाम से जाना जाता है, स्टेरॉइड फेसी या मून फेसी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है तो आप देखेंगे तो उसका गाल ऐसा लाल हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा निकल आता है, तो उसको बोलते ही है स्टेरॉइड फेसी या मून फेसी। तो ये प्रॉब्लम तो देखने में बहुत सारा मिल रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो लोग इन सारे साइड इफेक्ट से भी निजात पा सकते हैं और होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक सवाल मैं जरूर करना चाहूँगा, एक बहुत बड़े साइड इफेक्ट का आपने जिक्र नहीं किया, ब्लैक फंगस। कोरोना हुआ, कोरोना बाद ब्लैक फंगस हो गया, आंखें निकालनी पड़ी। वो जो इंजेक्शन लगते थे वो कोरोना से ज़्यादा महंगा इलाज था, क्योंकि एक इंजेक्शन से काम नहीं होता था, उसमें सैकड़ों इंजेक्शन लगते थे, पर इंजेक्शन बहुत महंगा आता था।
और वो 8-8, 10-10 लाख के तो इंजेक्शन ही लग जाते थे लोगों को, इंजेक्शन मिल नहीं रहे थे। वो पर्टिकुलर एक इंजेक्शन होता था जो एम्फोटेरेटिस, वो मिलता नहीं था। आंखें निकालनी पड़ रही, नाक में हो रहा है, ENT सर्जन नाक में काम करता है, फिर उसके बाद मालूम पड़ा वो ठीक नहीं हुआ तो आई सर्जन बीच में आ जाता है, आई सर्जन आपकी आंख में काम करता है, गले में तकलीफ होती है, दांत के भी डॉक्टर को बीच में लाना पड़ रहा है जो वो दांत तक जा रहा है। ये ब्लैक फंगस का इलाज होम्योपैथी में है या नहीं? हमारी जो आयुष मंत्रालय है और हमारा जो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद है, हम लोग जो बचाव और इम्यूनिटी बूस्टर दवाई निकालने के साथ साथ हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे। और जैसे ही ब्लैक फंगस आया, हमारी मीटिंग हुई ऑनलाइन, और ऑनलाइन मीटिंग होने के बाद आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया जिसमें ब्लैक फंगस के डिफरेंट स्टेजेस के लिए जो आप बात कर रहे थे, आँख और नाक और मुंह में जो इन्फेक्शन हो रहे थे, उसके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी किया। और उन दवाइयों का हमने यहाँ पे इंदौर के बड़े अस्पताल MY अस्पताल में जो मरीज एडमिट थे, ऑलरेडी एडमिटेड मरीजों को जब दवाई दिया तो उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला, जो लोग बोलते थे कि ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, उसका स्प्रेड रुक गया। और हम कंटिन्यूअस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी चर्चा करते थे, डेंटिस्ट से भी चर्चा करते थे, ENT स्पेशलिस्ट से भी चर्चा करते थे। ऐसे मरीज जिनको इंजेक्शन उस समय नहीं मिल पा रहा था, शॉर्टेज थी, उन्होंने जब होम्योपैथी दवाई लिया तो कई सारे मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज होकर के आ गए, जबकि ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% था। ऐसा डीन साहब का बोलना है कि उसके 50% मोर्टेलिटी था। तो हमारे मरीज बताते हैं कि उनके साइड वाला वो कब मर गया पता ही नहीं चला, तो वो डर के मारे और दवाई खाते थे होम्योपैथी के, साहब हम बच जाए। मतलब कई सारे पेशेंट उसी वार्ड के मर गए, पर कि ऐसे मरीज जिन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया वो नहीं मरे। तो दोनों तरह का हमको रिजल्ट देखने को मिला। एक तो जो उसका फास्ट स्प्रेड था वो नहीं हो पाया दवाई देने के बाद, और दूसरा मरीजों की डेथ नहीं हुई। तो ब्लैक फंगस पे मुझे लगता है कि कोरोना से भी बेहतर रिजल्ट मिला, क्योंकि हम उसमें बहुत जल्दी दवाई लेकर के आ गए थे। कोरोना में लोगों ने ऐसा लगा कि मर रहे हैं तो लोग अस्पताल की ओर ज्यादा भागे, अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की ओर ज्यादा भागे। वो मिल नहीं रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेड मिल रहा था, ना वो रेमडेसिविर मिल रहा था, और लोगों के पास होम्योपैथिक दवाई बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन लोग ले नहीं रहे। हम लोगों का विश्वास ऐसा लगता है। संबंध में आपसे कुछ होम्योपैथी को लेकर सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अलग हटकर सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी के बारे में एक ये धारणा है, आम धारणा, मैं खुद भी ये मानता हूँ जिसमें से कि भाई होम्योपैथी की दवाई बहुत देर से असर करती है। मेरा सिर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, मुझे तत्काल जो है वो एक इंजेक्शन आप लगा दे, कोई पेन किलर, 10 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। आप मुझे 2 साबुदाने की गोली खिलाते हैं, मुझे घंटा भर लगेगा। ये क्या सच है? ये बिल्कुल सच है प्रतीक जी। आप अगर दर्द की बात करेंगे तो जिस तरीके से पेन किलर एलोपैथी के पास है, किसी अन्य पैथी में ऐसा पेन किलर है ही नहीं है। लेकिन केवल पेन किलर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह हम उनसे बहुत बेहतर, बहुत फास्ट वर्क कर सकते हैं। होम्योपैथी में हमारे पास इंजेक्टेबल नहीं होता है, हमारे पास अस्पताल नहीं होना, ये हमारी कमी है। उसको आगे रेमेडीड किया जाना चाहिए। मैं जब भी उचित मौका मिलता है तो ये बोलता हूँ, हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर क्या है, टाइम से क्लिनिक चलाते हैं। मेरा ये मानना है कि टाइम से ही बीमारियां नहीं आती है। एलोपैथिक के पास, उनके पास अस्पताल होता है तो वो इमरजेंसीज को भी डील करते हैं। आज हमने किसी मरीज को देखा, उसको रात को परेशानी होगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो उसकी ये जो इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी को हम ठीक ही नहीं कर पाते हैं। आज उसको अभी बुखार था 99-100 डिग्री, हमने उसको दवाई दिया, रात को उसका बुखार 103 डिग्री हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? रात को तो हमको ढूंढेगा, तो हमारा दवाखाना तो बंद हो गया, तो उसको मजबूरी में अस्पताल भागना पड़ता है। तो जहाँ पे इमरजेंसी है या जहाँ पे सीवियरिटी है, वहाँ पे अस्पताल का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। कोई भी पैथी हो हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन है तो कोई भी दवाई ऑक्सीजन नहीं बन जाएगी, ब्लड है तो कोई भी दवाई ब्लड नहीं बन जाएगी, ब्लड ही लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन ही लगाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप पेन किलर की बात कर रहे हैं, अगर ऑपरेशन हुआ है तो कुछ केसेस में छोड़ दिया जाए तो उसको स्ट्रांग पेन किलर देना ही पड़ता है। एक भ्रम ये भी है होम्योपैथी को लेकर कि साहब पहले होम्योपैथी किसी बीमारी को लेके गए तो पहले वो दवाई आपकी बीमारी को बढ़ाएगी,
मान लो मैं कहा कि मुझे खांसी है साहब, तो आपने खांसी बढ़ा दी, तो मैं पहले ही खांसी से मर रहा था और आपने और बढ़ा दी, क्या ऐसा होता है? ये गलत है। इसमें क्या है कि जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है जो पूर्व में कोई दवाई ले रहा होता है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। एक्चुअली जब वो किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है तो आप सडनली उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जैसे सडनली स्टॉप करते हैं तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है और लोगों को ये लगता है, भ्रम हो जाता है कि होम्योपैथिक दवाई से उसकी बीमारी बढ़ने लगी। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ये करना चाहिए कि जो पूर्व में दवाई ले रहा है उसको थोड़े दिन साथ में चलने दिया जाए। जब उसको आराम होने लगे तो धीरे धीरे उसको टेपर करना चाहिए। ये सही तरीका है इलाज का। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, अस्थमा का मरीज है, वो पिछले 20 सालों से कोई दवाई ले रहा है या इन्हेलर ले रहा है, तो उसको अगले दिन से ही अगर मैं इन्हेलर बंद करा दूंगा तो उसकी परेशानी तो बढ़ ही जाएगी। तो वो गलत तरीका है। बेहतर तरीका ये है कि उसको थोड़े दिन होम्योपैथिक दवाई साथ में दिया जाए, फिर धीरे धीरे जब वो बोले कि मुझे आराम है तो उसका पूर्व का ट्रीटमेंट टेपर करते करते बंद किया जा सकता है। इससे उसको तुरंत राहत भी होएगी और परेशानी नहीं बढ़ेगी। तो वो लोगों का गलत सोच है, गलत धारणा है, कुछ हमारी कमी है, उसके कारण है ये। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि होम्योपैथी को लेकर ये मिथक भी है, मैं हो सकता है मिथ हो या हो सकता है सच्चाई हो, कि भाई होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो दवाई लो तो उसके 15 मिनट पहले कुछ मत खाना, 15 मिनट बाद कुछ मत खाना, कॉफ़ी मत पीना, खुशबू वाली सोप मत खाना, पान मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए तो वो बेचारा डर जाता है। ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कई बार पेशेंट आईसीयू में होता है और उसको राइल्स ट्यूब लगा होता है और राइल्स ट्यूब में उसको मेडिसिन दी जाती है वहाँ पे, और जो खाने पीने के सामान होते हैं, मतलब दाल रोटी या जूसेस या दूध, वो दिया जाता है। हम कई बार मरीजों को उसमें भी दवाइयाँ डाल करके देते हैं। यदि होम्योपैथिक दवाई इतनी कमज़ोर है कि वो खुशबू से ख़त्म हो जाएगी या चाय कॉफ़ी से ख़त्म हो जाएगी, तो इतनी बड़ी बीमारी को वो कैसे ठीक करेगी? ये बिल्कुल गलत है। अगर उसके शरीर में दवाई जाएगी तो उसको आराम होएगा ही होएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपको पाइल्स की परेशानी है तो आपको मिर्ची का सेवन नहीं करना है, लाल मिर्ची, मसाला या नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। अगर आपको शुगर है तो आपको मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है तो आपको नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इस तरीके के जो परहेज हैं वो किसी भी चिकित्सा प्रणाली के लिए आपको अपनाना चाहिए। अगर बार बार आपका टॉन्सिल्स का परेशानी हो रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, आप पानी पूरी खाएंगे या आप आइसक्रीम खाएंगे या कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपका गला खराब होएगा ही। उसमें किसी पैथी का कोई रोल नहीं है। उसको गलत तरीके से जोड़ दिया गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना है या आपको कॉफ़ी नहीं पीना है या सिगरेट नहीं पीना है या दारू नहीं पीना है। एक्चुअली ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, तो उसकी परेशानी वैसे ही कम हो जाती है, बजाय डायरेक्ट उसको बोलने का। जैसे कई सारी फीमेल्स आती हैं, वो हमको फ़ोन करके बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आप एक बार मना कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो आप एक बार मना कर दीजिएगा। ये ऐसा ही है जैसे जब बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता है तो उसके स्कूल टीचर को बोलते हैं पहले कि से मैनिपुलेट कर लेती है कि डॉक्टर साहब ये बताना कि ये दवाई में अगर सिगरेट पी तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ये भी है कि देखिए मेडिकल जो है जी, उसमें एक विधा सर्जरी भी, ऑपरेशन, जो अंग खराब हो गया उसे काट के निकाल दीजिए, वहाँ पे कोई दूसरा अंग डाल दीजिए। घुटने खराब हो गए, प्लास्टिक के घुटने डाल जाएंगे, लीवर बदल जाएगा, हार्ट बदल जाएगा, सब बदल जाता है। आपके होम्योपैथी में सिस्टम नहीं। क्या खराब अंग उसको आप होम्योपैथी द्वारा ठीक कर देंगे? मैं बात करता हूँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा महामारी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आजकल तो छोटी बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत होने लगी। पहले 50-55 की महिलाओं को होती थी, 4-5 डिलीवरी के बाद होती थी, तो उनकी ओवरी निकाल दी जाती थी, उनकी सिस्ट पड़ जाती थी, वो बाहर कर दिया जाता था और उनकी बच्चेदानी रिमूव कर दी जाती थी और वो ठीक हो जाती थी। क्या होम्योपैथी में बिना सर्जरी, बिना चीर फाड़, बिना काट छाट के आप ठीक कर सकते हैं पाइल्स को या ओवरी वाली परेशानी को, बच्चेदानी वाली परेशानी को, या दूसरी? प्रतीक जी, आपका प्रश्न तो पुनः बहुत ही लाजवाब है। मतलब बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अगर मैं बात करूं बीमारियों का, तो बीमारी में ऐसे ही उसका जो क्लासिफिकेशन है, एक तरफ है हमारा मेडिसिनल डिसीजेस जिसको मेडिकल डिसीज बोलते हैं, और दूसरी साइड है सर्जिकल डिसीज जिसको हम सर्जिकल डिसीज बोलते हैं, जिसके लिए सर्जरी किया जाता है।
अगर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कई सारी सर्जिकल डिसीजेस ठीक हो जाती हैं। जैसे आपने ब्लीडिंग की बात करी, माहवारी में ब्लीडिंग जो होता है उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर होम्योपैथिक दवाई वो कुछ दिन तक ले, 3-4 महीने 6 महीने ले, तो उसका ब्लीडिंग एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मरीज जब तक हमारे पास पहुंचता है तब तक उसका बीमारी इतना एक्सट्रीम हो जाती है। जैसे आपने सिस्ट की बात किया तो 2 mm की सिस्ट भी सिस्ट कहलाती है और 20 mm की सिस्ट भी सिस्ट कहलाती है। फाइब्राइड की बात किया तो 4-6 mm का भी फाइब्राइड कहलाता है और 50 mm का भी फाइब्राइड कहलाता है। हमारे पास पेशेंट आता है उसका फाइब्राइड 70 mm हो गया, 80 mm हो गया। अब 70 mm 80 mm का अगर हम फाइब्राइड ठीक करने बैठेंगे तो उसको सालों लग जाएगा और वो ठीक भी पूरी तरह से नहीं होगा। तो वो एक स्टेज होता है, अगर उस स्टेज के आगे बीमारी शुरुआती दौर में आएगा तो बिल्कुल उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा आपने पाइल्स की बात किया तो पाइल्स के कई मरीज तो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी से। लेकिन हमारे पास जो मरीज आते हैं वो कैसे आते हैं, उसने 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया, तीसरी बार पाइल्स हो गया, फिर उसी डॉक्टर बन गया, फिर उसी डॉक्टर के पास फिस्टुला हो गया, फिर उसी डॉक्टर के पास गया, फिर उसने ऑपरेशन का बोला, तब वो दौड़ा आता है कि डॉक्टर साहब मैंने 2 बार ऑपरेशन करा लिया, अब मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूं। तो उसमें टाइम लगता है उसको ठीक होने में। कई मरीज ठीक हो जाते हैं, कई नहीं भी ठीक होते हैं, क्योंकि उस मरीज की ससेप्टिबिलिटी कितना है, उसकी इम्यूनिटी कितना है, वो दवाई को कैसा रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप पथरी की बात करो, स्टोन 1 बार ऑपरेशन कराते, 2 बार ऑपरेशन कराते, 3 बार ऑपरेशन कराते, कई मरीज 3-3 बार ऑपरेशन करा करके फिर पथरी हो जाती, तब हमारे पास और मैं बात करूंगा हार्ट का भी सर्जन का ऑपरेशन बाईपास स्टंट ब्लॉक हो गया। अभी आज ही एक पेशेंट आया था। आप कैसे उसको ठीक करोगे होम्योपैथी से? एक्चुअली ब्लॉक जो होता है ना, जो प्लेटलेट की आपको मैंने बताया शुरुआत में, प्लेटलेट हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकता है, तो अंदर वो क्लॉटिंग करा सकता है। हमारे शरीर में एक बेसोफिल होता है, बेसोफिल अंदर हमारे बॉडी में हिपेरिन सिक्रीट करता है जो क्लॉटिंग होने से रोकता है। जैसे ही हमारे शरीर में स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन होगा, मतलब आप मोटे थुलथुले होते जाएंगे या आप फिजिकल वर्क कम करने लगेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगा। स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन होगा तो बॉडी के वेन्स में, आर्टरीज में प्लेटलेट आकर के इकट्ठा होने लगेगा और जैसे खून भी गाढ़ा हो जाएगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, प्लेटलेट वहां इकट्ठा हो जाएगा ना, तो वो खून गाढ़ा होने लगेगा, तो वो क्लॉटिंग प्रोसीजर को बढ़ा देता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा रनिंग या जॉगिंग या आपको फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। और जब मरीज को बीमारी हो जाता है तो वो क्या करता है, और वो आराम तलब हो जाता है। एक हाइपोथेटिकल सवाल करता हूं, काल्पनिक सवाल। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि सर आपका तो बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक है, 90%, 80%, 70%, आपको तो कल ही ऑपरेशन कराना चाहिए, जितनी जल्दी। और मैं नहीं चाहता हूँ ऑपरेशन कराना और मैं आपके पास आ जाता हूँ, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के पास जाता हूँ। क्या डॉक्टर ए.के. द्विवेदी उस ऑपरेशन को टाल के मेरा हार्ट ठीक कर सकते हैं? प्रतीक जी, ये आज ही मैंने क्लासरूम में बताया बच्चों को। जैसे ही आपको ये बताया जाता है कि आपके हार्ट में 70-80%, 90% ब्लॉकेज है, तो उसके साथ डॉक्टर और 2-3 चीज बताता है। एक तो बता दिया कि आपको इतने % ब्लॉकेज है, दूसरा वो बोलता है आप टेंशन मत लेना, तीसरा वो बोलता है अच्छी नींद लेना, चौथा वो बोलता है थोड़ा आराम करना। ये चारों चीजें मरीज नहीं कर पाता है। जैसे उसको पता चलता है कि उसको ब्लॉकेज है, उसको डॉक्टर बता देता है, उसका टेंशन बढ़ जाता है। उसका जो टेंशन बढ़ जाता है उससे नींद आना बंद हो जाती है, उसकी और बेचैनी बढ़ जाती है, वो ब्लॉकेज को और तेजी से बढ़ा देता है। जबकि होना क्या चाहिए, उसको जो ब्लॉकेज है उसका जो स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा था, उसके सर्कुलेशन को इंप्रूव करने की जरूरत थी। उसको और प्रॉपर तरीके से रनिंग बताया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि आपका ब्लॉकेज जो है वो बहुत कम मात्रा में है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये ब्लॉकेज खत्म हो सकता है। आप ये दवाइयाँ लीजिए, ये एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा रनिंग करके देखिए, थोड़े से डाइट को आप स्प्राउटेड ले लीजिए, मसालेदार खाने बंद कर दीजिए। हम 3 महीने बाद फिर से जाँच करा करके देखेंगे। मेरा चैलेंज है कि 3 महीने बाद उसका रिपोर्ट और बेहतर आ जाएगी। लेकिन उसको ऐसा बता दिया जाता है कि आपका इतना % ब्लॉकेज है, अगर आपने कल ही ऑपरेशन नहीं करा तो आपका ब्लॉकेज बढ़ जाएगा। जैसे वो घर जाएगा और स्ट्रेस में आ जाएगा, उसकी नींद आना बंद हो जाएगी, अगले दिन वो डल हो जाएगा। मतलब सारी चीजें कैसा एडवर्स होती चली जाती है। होम्योपैथी ऑपरेशन को टाल सकती है? बिल्कुल टाल सकती है, कई सारे मरीजों में जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना में बहुत काम किया, बहुत चर्चा रही आपकी, हमने अखबारों में खूब सारा पढ़ा कोरोना पे। आप अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में क्यों नहीं सामने लाते जनता के?
प्रतीक जी, चल रहा है, हम एक प्लान कर रहे हैं कि कोरोना के साथ और कोरोना के बाद ऐसी एक किताब बनाने जा रहे हैं जिसका स्टार्ट भी हो गया है काम और काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं हमारे अनुभव के साथ साथ सभी वर्गों के अनुभव उसमें साझा करना चाहता हूं। चिकित्सक में हमने एलोपैथिक डॉक्टर्स को लिया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को लिया है, होम्योपैथिक डॉक्टर को लिया है, नेचुरोपैथिक डॉक्टर को लिया है। उसके साथ पुलिस प्रशासन के साथ क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे उन्होंने हैंडल किया, उसके साथ साथ मरीज जिसका पिताजी मर गया और वो फ्यूनरल में नहीं जा सका, उसके ऊपर क्या बीती। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम उस किताब में लेकर के आ रहे हैं, जो एक रेफरेंस बुक रहेगी, जो मतलब समय समय पर उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा और लोगों के लिए काम की रहेगी। खुदा न खास्ते अगर अगली ऐसी कोई बीमारी आती है तो हम खुद को कैसे बचाएं, परिवार को कैसे बचाएं और उसके साथ साथ सोसाइटी को कैसे सर्व करें, वो हम किताब में लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वो किताब कोरोना के साथ और कोरोना के बाद देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, न केवल कोरोना की, डेंगू की और प्लेटलेट्स की, बल्कि आपने होम्योपैथी से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत ही अच्छा प्रयास, सफल प्रयास किया है। और हम इस बात से बिल्कुल मुतमईन हुए हैं, इस बात से हम बिल्कुल निश्चित हुए हैं कि होम्योपैथी एक बहुत ही अचूक विधा है जिसके ज़रिए मनुष्य को न केवल स्वस्थ रखा जा सकता है तन से, बल्कि मन से भी उसे स्वस्थ रखा जा सकता है। और आपसे बहुत सारे विषयों पर बहुत लंबी चर्चाएं करनी है, एक प्रोग्राम में 26 मिनट में ये सारे विषय समाहित नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, ज्ञान है। हम चाहेंगे कि बाद में भी आप हमारे दर्शकों को इसी तरह से लाभान्वित करते रहें। और ये सेहत का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।